हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिशान सर फिजिक्स। तो बच्चे लोग, आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में बताया था सेट 1 का आधा सॉल्यूशन, जिसमें हम लोगों ने 1 मार्क्स और 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चन को कर लिया था कंप्लीट, जिसे हमने पार्ट 1 नाम कहा था। आज हम लोग सेट 1 का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे और इसमें 5 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे कंप्लीट। ठीक है, जैक बोर्ड में आने वाला जो भी है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग अपने वक्त को ज़ाया नहीं करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे बच्चे लोग। क्वेश्चन नंबर 15 हमको बोलता है राइट रिलेशन बिटवीन, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है ना। ठीक है, बोलता है फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। सबसे पहले याद कीजिए कि मैंने क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोगों को एक इक्वेशन बताया था y at x, t this is equal to a sin omega t plus kx plus phi। ये रिलेशन मैंने आप लोगों को बताया था, जहां पे y डिस्प्लेसमेंट था, a एम्पलीट्यूड था, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी था, t टाइम था, k वेव कांस्टेंट या वेव प्रोपगेशन फैक्टर था, x ये बता रहा है कि ये वेव x डायरेक्शन में जा रहा है, और phi ये फेज था। ठीक है, हम लोगों को बताना है सबसे पहला चीज फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड में रिलेशन। ठीक है ना। देखिए बच्चे लोग, सिंपल सा चीज देखिए, फ्रीक्वेंसी होता क्या है। ठीक है, ये एक वेव बना ना, इस वेव को बनने में जो टाइम लगा, इस टाइम को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, क्या बोले, एक वेव को बनने में जो टाइम लगता है वो टाइम कहलाता है टाइम पीरियड। ठीक है, और 1 सेकेंड में ऐसा कितना वेव बनता है उसको हम बोलते हैं लीनियर फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में ऐसा कितना वेव बनेगा उसको क्या बोलेंगे, लीनियर फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में अगर 10 वेव बनेगा तो उसकी लीनियर फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज होगी। ठीक है, एक वेव बनने में जो टाइम रहेगा वो टाइम क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड। और 1 सेकेंड में कितना वेव बनेगा वो क्या कहलाएगी, लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग को बोला गया है लीनियर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन बताइए। हम लोग बहुत बार पढ़े हैं कि लीनियर फ्रीक्वेंसी ये इनवर्स होता है किसके, टाइम पीरियड के। तो न्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, 1/t। दूसरा है वेवलेंथ, और ये a है ना, बी में वेवलेंथ और वेव प्रोपगेशन फैक्टर या वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट बोलते हैं। देखिए, एक वेव का जो लेंथ होता है ना बच्चों, इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं बच्चे लोग, वेव लेंथ। एक वेव का जो लेंथ होता है ये क्या कहलाता है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ लैम्डा और k के बीच में हमको रिलेशन बताना है। आप लोग को सिंपल सा याद रखना है कि लैम्डा जो होता है ये 2π/k के बराबर होता है। कितना होता है, 2π/k के बराबर होता है। तीसरा बोलता है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी। देखिए, वेव के लेंथ को वेवलेंथ बोले, 1 सेकेंड में ऐसा कितना वेव बना वो फ्रीक्वेंसी कहलाया, और इस वेव के पास कुछ वेलोसिटी होगा जिसे हम v बोलते हैं। ठीक है ना। तो हमको बोला जाता है कि बताइए वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी में रिलेशन। तो हम बोलते हैं कि वेलोसिटी जो होता है ये न्यू इंटू लैम्डा के बराबर होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के बराबर होता है। अब देख रहे हैं 3 लिखेंगे, 3 नंबर। ठीक है, चौथे पे आते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोले तो ओमेगा, और सिर्फ फ्रीक्वेंसी बोले तो न्यू। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि ओमेगा जो होता है ये 2π/t होता है, और 1/t को हम न्यू बोलते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2π इंटू न्यू हो जाएगा। ओमेगा कितना हो जाएगा बच्चों, 2π न्यू। और लास्ट है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, प्रोपगेशन कांस्टेंट और वेव वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा, प्रोपगेशन कांस्टेंट मतलब k, और वेव वेलोसिटी मतलब v के बीच में रिलेशन लिखना है। ये रिलेशन आपको याद रखना है, v इक्वल टू होता है ओमेगा बाई k। क्या होता है, v इक्वल टू ओमेगा बाई k। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर था। ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे कि 16 का आंसर क्या होगा। ठीक है, 16 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है स्टेट एंड प्रूव बर्नौलीज थ्योरम। क्या है,
स्टेट एंड प्रूफ बर्नौलीज थ्योरम। लेकिन इसको सीखने से पहले हम लोगों को कुछ चीजें जाननी होगी। क्वेश्चन नंबर 16 को सीखने से पहले सबसे पहले जानना होगा कि स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है। क्या जानना होगा? स्ट्रीमलाइन फ्लो। मान लीजिए बच्चों कि ये एक पाइप है और इस पाइप से लिक्विड का फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? लिक्विड का फ्लो हो रहा है। ठीक है, हम लोग कोई एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिए। ठीक है, अगर अब देखिए इस में लिक्विड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे ना। यहाँ पे लिक्विड फ्लो हो रहा है तो लिक्विड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर लिक्विड कुछ इस तरह से फ्लो करे कि किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी क्या रहे बच्चों? सेम रहे। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी क्या रहे? सेम रहे। तो इस तरह के फ्लो को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। क्या बोलते हैं बच्चों? स्ट्रीमलाइन फ्लो। इफ फ्लो ऑफ लिक्विड टेक प्लेस इन सच अ वे दैट एट एनी क्रॉस सेक्शन ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड हैज सेम वेलोसिटी। हर एक किसी भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया पे हर एक की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो। इसके बाद समझेंगे नॉन विस्कस। ठीक है ना, नॉन विस्कस क्या होता है? मतलब जिसकी कोई भी विस्कोसिटी नहीं होती है, नॉन विस्कस। ठीक है, आप देखिएगा वाटर है, उसके बाद हनी है और पेंट है। वाटर को ग्लास से डालें तुरंत गिर जाता है, हनी को ग्लास से डालेंगे थोड़ा टाइम लगता है, पेंट को डालेंगे तो और टाइम लगता है उसको गिरने में, है ना। तो जो सबसे लेट गिरता है उसकी विस्कोसिटी सबसे हाई होती है और जो सबसे जल्दी गिरता है उसकी विस्कोसिटी क्या होती है बाबू? कम होती है। विस्कोसिटी बोलने का मतलब है कि ये लेयर के बीच में रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? लेयर के बीच में, लिक्विड के दो लेयर के बीच में रेजिस्टेंस होता है और उसी चीज को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। अगर नॉन विस्कस है मतलब लिक्विड के दो लेयर के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा। अगर नॉन विस्कस है तो क्या है? लिक्विड के दो लेयर के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद कुछ सीखिए इनकंप्रेसिबल। इनकंप्रेसिबल मतलब जिसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सके, जिसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सके वो क्या कहलाएगा? इनकंप्रेसिबल। ठीक है, अब देखिए इधर ये चीजें समझ में आएगी। इसके बाद जब लिक्विड फ्लो करता है ना बाबू तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी रहता है। क्यों? क्योंकि जब ये मूव कर रहा है तो वेलोसिटी है जिसकी वजह से इसके पास काइनेटिक एनर्जी रहता है। लिक्विड फ्लो करता है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होता है और लिक्विड के पास एक और एनर्जी होता है जिसको हम बोलते हैं प्रेशर एनर्जी। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? प्रेशर एनर्जी। आप लोग सिर्फ दो एनर्जी पढ़े होंगे आज तक, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। लिक्विड के पास एक और एनर्जी होता है जो कहलाता है क्या? प्रेशर एनर्जी। आपको पहले पढ़ाया जाता था कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, लेकिन लिक्विड के केस में टोटल मैकेनिकल एनर्जी ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी भी होता है। ठीक है ना, प्रेशर एनर्जी को हम लोग प्रेशर इनटू वॉल्यूम से लिखते हैं। ठीक है, तो क्या है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी का समेशन होता है। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कि बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलता है। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कि बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलता है। ठीक है ना, आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, मान लीजिए कि ये एक पाइप है। इस पाइप का यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया है अल्फा 1 और यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया है अल्फा 2। इस पाइप से बच्चों फ्लो कर रहा है लिक्विड। इस पाइप से क्या फ्लो कर रहा है? लिक्विड ये फ्लो कर रहा है। ठीक है ना, इस पाइप से लिक्विड का हो रहा है फ्लो। ठीक है, मान लीजिए कि ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इस पॉइंट को ए बोल दीजिए और यहाँ को बी बोल देते हैं। ये बी है और ये ए है। ठीक है, ठीक है, ए पे जो प्रेशर है ये प्रेशर मान लेते हैं P1 है और ए पे जो वेलोसिटी है ये कितनी है? V1 है। लिक्विड की वेलोसिटी ए पे कितना है? V1 है। उसी तरह से बी पे जो प्रेशर है ये हम मान लेते हैं कि P2 है और वेलोसिटी जो है ये हम मान लेते हैं कितना है? V2 है। ए का ग्राउंड से जो हाइट है इसको हम H1 मान लेते हैं और बी का ग्राउंड से जो हाइट है इसको हम लोग H2 मान लेते हैं। ठीक है,
यहां से जो रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो है ये v है, और हमको पता है जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इस पाइप में इंटर करेगा उतना ही लिक्विड यहां से बाहर भी निकलेगा। तो अगर v अमाउंट ऑफ लिक्विड इंटर किया है तो v अमाउंट ऑफ लिक्विड क्या होगा बच्चों, बाहर की तरफ भी निकलेगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोलता है बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम बोलता है कि अगर लिक्विड स्ट्रीमलाइन फ्लो में हो, लिक्विड कैसा हो, स्ट्रीमलाइन फ्लो में हो, और ये जब स्ट्रीमलाइन फ्लो में हो और उस लिक्विड की प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, वो इनकंप्रेसिबल और नॉन विस्कस होना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर इनकंप्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो में है और ये जो पाइप में फ्लो कर रहा है वो पाइप फ्रिक्शनलेस है, ये पाइप कैसा है, फ्रिक्शनलेस, मतलब ये पाइप इस लिक्विड पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगा रहा है, तो बोलता है बर्नौलीज थ्योरम कि किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया पे आप चले जाइए, हर जगह पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मतलब जितना टोटल मैकेनिकल एनर्जी ए पे है उतना ही टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, पॉइंट बी पे भी रहेगा। समझ में आ रहा है मेरा बात? क्या बोला बर्नौलीज ने बोला कि इन अ स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ non-viscous and incompressible fluid, total mechanical energy at any cross section always remains constant। ठीक है, इस चीज को लिखेंगे आप लोग, है ना, लिखेंगे इन इट स्टेट्स दैट, बर्नौलीज थ्योरम का ए है, इसमें लिखेंगे स्टेटमेंट में, इट स्टेट्स दैट in a streamline flow of non-viscous and incompressible fluid through a frictionless pipe, total mechanical energy always remains constant। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है ना। देखिए अल्फा 1 एंड अल्फा 2 क्या है, ये है क्रॉस सेक्शन एरिया एट ए एंड बी। ठीक है, v1 एंड v2, स्मॉल v है तो ये वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट ए एंड बी। ठीक है, P1 एंड P2 ये है प्रेशर एट ए एंड बी, H1 एंड H2 ये है हाइट अबव द ग्राउंड एट ए एंड बी। ठीक है, और V है ये वॉल्यूम फ्लो रेट है, ये वॉल्यूम है ना। देखिए बच्चों, अब अगर हम आपसे पूछे कि बाबू बताइए काइनेटिक एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड एट ए, तो आप क्या बोलेंगे सर, हाफ m v1 स्क्वायर। मान लेते हैं यहाँ पे मास कितना है, m है ना, मास तो जो है ये है वही फ्लो करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो a पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ m इंटू v1 स्क्वायर। इसी तरह से आपको बोले कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड एट b, तो आप क्या बोलेंगे, हाफ m v2 स्क्वायर। अगर हम आपसे पूछ दें कि बताइए इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो आप क्या बोलेंगे, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर, है ना। देखिए जब लिक्विड यहां से यहां पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। आप देखते हैं ना, पाइप से नॉर्मल पानी बह रहा है तो बह रहा है, उसको जब दबा देते हैं तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है, तो यहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। अब अगर हम आपसे पूछें कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड
एट ए, तो आप क्या बोलेंगे सर पोटेंशियल एनर्जी तो mgh होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा mgh1। इसी तरह से आपसे अगर हम पूछे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड एट बी, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर mgh2 होगा, और H2 जो है ये ज्यादा है, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा बच्चे लोग, ये ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। तो अगर हम आपसे पूछ दें गलती से, इधर ऊपर वाले को मिटाते हैं, आप लोग लिख लेंगे। अगर हम आपसे पूछ दें कि बताइए बाबू, अगर हम आपसे पूछ दें कि बताइए बच्चों, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो आप क्या बोलेंगे सर mgh2 माइनस mgh1, ठीक है ना। और अगर पूछा जाए टोटल इंक्रीज इन एनर्जी, टोटल इंक्रीज इन एनर्जी, तो आप क्या बोलेंगे सर काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज प्लस पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज, ठीक है। तो टोटल इंक्रीज कितना हो जाएगा, हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर प्लस mgh2 माइनस mgh1, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्क डन ऑन लिक्विड एट ए, अब देखिए बच्चों, हम लोग लिक्विड पे वहां पे वर्क किए होंगे तभी ये लिक्विड नीचे से ऊपर गया ना, है ना। जहां पे हम इस पे वर्क किए होंगे तभी ना ये यहां से यहां जाएगा। तो वर्क डन क्या होता है, ये होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम, तो प्रेशर P1 है और वॉल्यूम कितना है, V है। तो वर्क डन ऑन लिक्विड एट ए कितना हो जाएगा, ऑन लिक्विड एट ए ये हो जाएगा P1V। इसी तरह से वर्क डन बाय लिक्विड एट बी, अब देखिए यहां से तो लिक्विड अपने आप निकल जाएगा बाहर, यहां पे तो हमको वर्क नहीं करना पड़ेगा, मतलब लिक्विड यहां पे खुद से वर्क करेगा, और खुद से वर्क करेगा तो ये कितना हो जाएगा P2 इंटू V। तो अगर आपको बोला जाए कि बताइए नेट वर्क डन कितना होगा, नेट वर्क डन, तो हम क्या बोलेंगे P1V माइनस P2V। अब देखिए हमने वर्क किया तभी ये लिक्विड यहां से यहां पहुंचा, मतलब हमने वर्क किया इसी वजह से इसकी एनर्जी बढ़ी, है ना। हमने वर्क किया तो इसी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे एनर्जी बढ़ी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एनर्जी इज इंक्रीज ड्यू टू वर्क, एनर्जी इज इंक्रीज ड्यू टू वर्क, मतलब वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन टोटल एनर्जी, है कि नहीं। तो हम बोल सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू इंक्रीज इन टोटल एनर्जी। अब बताइए वर्क डन कितना है, P1V माइनस P2V, इंक्रीज इन टोटल एनर्जी कितना है, हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर प्लस mgh2 माइनस mgh1। अब आप ऐसा कीजिए, 1 वाले सारे को इधर ले आइए और 2 वाले सारे को उधर कर दीजिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 1 वाले को इधर ले आएंगे तो ये इधर से इधर आएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, हाफ mv1 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, h1 आ जाएगा, तो m प्लस mgh1 इज प्लस P1V इक्वल टू हाफ mv2 स्क्वायर प्लस mgh2 प्लस P2V। ये देखिए ये काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी कहां पे, A पे। उसी तरह से ये काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी कहां पे, B पे। तो जितना टोटल मैकेनिकल एनर्जी A पे आया है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट A, उतना ही टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहां आया बाबू, एट B। और यही बात हम लोगों को किसने बोला, हम लोगों को बोला किसने, बर्नौलीज ने, ठीक है। तो ये डायग्राम बनाना है, बाद में इसका डेरिवेशन करना है आप लोगों को, ठीक है। इतना ही इसमें है। इसमें एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी है, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। तो इसमें आप लिख लीजिए एक एप्लीकेशन का नाम, वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर ये डिवाइस है जो कि किसी भी पाइप से फ्लो ऑफ फ्लूइड को मेजर करता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हो गया ओवर। इसके बाद
आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आगे का क्वेश्चन है, हाँ, डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ए में है, और डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अ मास। अब देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका हम लोग ये देखेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है ना। मान लीजिए बच्चों ये एक मास है और ये मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है। इस मास से कुछ दूरी पे एक पॉइंट है P, ठीक है। मान लीजिए कि ये दूरी कितनी है, R है, कैपिटल R। यहाँ पे कहीं पे इंफिनिटी है और इंफिनिटी पे एक मास रखा हुआ है 1 kg का। कितने का मास रखा हुआ है बाबू? 1 kg का मास रखा हुआ है, ठीक है। हुआ क्या कि मेरा मन कर गया कि हम इस 1 kg मास को इंफिनिटी से उठा के पॉइंट P पे लाके रख दे बिना एक्सेलरेट कराए हुए, ठीक है। क्या बोले? हम इस मास को 1 kg मास को, 1 ही kg है ना, 1 kg मास को इंफिनिटी से उठाए और यहाँ पॉइंट P पे ला करके रख दे। तो इस मास को इंफिनिटी से उठा के पॉइंट P पे ला के रखने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, है कि नहीं। और इसी वर्क को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। 1 kg मास को इंफिनिटी से उठा के किसी पॉइंट पे ला के रखना है ग्रेविटेशनल फील्ड में, और वहां पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है। इस चीज को, इस वर्क को हम क्या बोलते हैं? इस दौरान जो वर्क करेंगे उस वर्क को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। याद रहेगा, किसी यूनिट 1 kg मास को इंफिनिटी से उठा के पॉइंट P पे लाके रखना है, ठीक है, बिना एक्सेलरेट कराए हुए ग्रेविटेशनल फील्ड में। इसमें जो भी वर्क करेंगे हम लोग इसको यहां से यहां तक लाने के लिए, इसी वर्क को हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, लिखेंगे इसमें द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ए का आंसर है ना, ए का 17 का ए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग यूनिट मास, यूनिट मास, यूनिट मास ब्रैकेट में लिख लीजिए 1 kg, इन कैरिंग यूनिट मास ब्रैकेट में लिख लीजिए 1 kg फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट in gravitational field, from infinity to a point in gravitational field without acceleration, from infinity to a point in gravitational field without acceleration is known as gravitational potential, is known as gravitational potential, is known as gravitational potential, ठीक है। चलिए अब हमको इसका एक्सप्रेशन निकालना है, मतलब अब हम लोग 17 का बी का आंसर निकालेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों हुआ क्या कि हम इस 1 kg के मास को लेकर के क्या कर रहे थे? आ रहे थे। हम एक पॉइंट पे रुके, मान लीजिए कि ये पॉइंट है Q, और इस पॉइंट Q पे हम 1 kg के मास को ला करके रख दिए, ठीक है ना। ये पॉइंट Q की जो दूरी है यहां से यहां तक कितनी है? स्मॉल r है। अब हमको अचानक से याद आया कि अरे हमको तो वर्क डन निकालना था इंफिनिटी से लेके P तक, लेकिन हम तो वर्क अपना कैलकुलेट किए ही नहीं, सीधे चुपके उठा करके ले आए, ठीक है। हम इसको उठा के यहां से यहां ले आए, लेकिन यहां से यहां तक लाने का हम वर्क जो है ये मेजर नहीं किए। अब आगे करेंगे भी तो इतना ही दूर कर सकेंगे, तो मेरा लॉस है। तो हम बोलेंगे ऐसा है कि हम लोग साइंस की दुनिया के लोग हैं और हम लोग कहीं पे भी खड़े हो जाए तो उस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं? आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरे दिमाग में आया इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट कि ऐसा करो ना कि पहले एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कवर करके छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क करवा लो, और बाद में उस डिस्प्लेसमेंट के उसके जगह पे उसको इंटीग्रेट करके क्या करेंगे? हम इंफिनिटी से कैपिटल R तक भी आ सकते हैं। पहले एक छोटा सा वर्क निकालते हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, और उसके बाद उसी को क्या करेंगे? बड़ा कर देंगे। छोटी चीज को बड़ा करने का काम किसका है? इंटीग्रेशन का। उसको इंफिनिटी से लेके कैपिटल R तक इंटीग्रेट कर देंगे, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। हम बोले ठीक है। अब देखिए ये भी मास, ये भी मास, दो मास के बीच में फोर्स लगता है जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, और अगर दूसरा मास 1 kg का है तो यहां जो फोर्स लगता है ये कहलाता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। क्या कहलाता है बच्चों? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। 1 kg मास के ऊपर जो भी फोर्स लगता है, 1 kg मास के ऊपर जो भी फोर्स लगता है, ठीक है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना हो गया? E हो गया। मान लीजिए इस मास को हम लोग उठाए और थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करवा दिए, ठीक है,
इस मास को उठा है और थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करवा दिए, कितना, dr, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट dr है, और इस dr डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने कितना वर्क कर दिया बच्चे लोग, dw अमाउंट ऑफ वर्क कर दिया है। अगर हम लोग ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dr के लिए वर्क निकाल लें तो हम इंफिनिटी से लेके कैपिटल R के लिए निकाल लेंगे, कैसे, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम लोग पहले वही काम करेंगे, ठीक है ना। तो हमसे अगर पूछा जाए कि m क्या है, तो आप बोले, हम लोग बोलेंगे अमाउंट ऑफ सोर्स मास, अमाउंट ऑफ सोर्स मास। इसी तरह से अगर हमसे पूछा जाए कि E क्या है, तो हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलेंगे बच्चों, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इसी तरह से अगर हमसे पूछा जाए W क्या है, तो हम बोलेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन in displacing 1 kg mass by dr, ठीक है। देखिए बच्चों लोग, हम लोग जानते हैं, we know that वर्क डन जो होता है ये F डॉट S होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को क्या देता है, वर्क डन। यहाँ पे बाबू वर्क कितना है, dw है, हमने फोर्स कितना लगाया है बच्चों, E फोर्स लगाया है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है बाबू, dw वर्क के लिए dr डिस्प्लेसमेंट है। आपको पढ़ाया मैंने A डॉट D क्या होता है, AB cos थीटा, तो E डॉट dr क्या हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं dw इक्वल टू E dr इनटू cos थीटा। A डॉट B AB cos थीटा होता है, तो E डॉट dr क्या होगा, E dr cos थीटा। अब बताइए, हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन राइट से लेफ्ट है, उसी तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, तो दोनों के लिए राइट से लेफ्ट ही जा रहे हैं, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। सही बोले, कितना, 0 डिग्री। तो थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, E dr इनटू cos 0 डिग्री। cos 0 का वैल्यू कितना, 1, तो वर्क डन इक्वल टू कितना आ गया, E इनटू dr, इसको बोल दिए 1। एंड हमको पता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला होता है G इंटू m डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, क्योंकि दूसरा मास यहाँ पे क्या है, 1 है, तो कितना हो जाएगा, G इंटू m डिवाइडेड बाई दूरी कितनी है, स्मॉल r, तो स्मॉल r का स्क्वायर। E का वैल्यू 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ E इन 1, हमको क्या मिलेगा, dw इक्वल टू G इंटू m बाई r स्क्वायर इंटू dr। ये हमको स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क मिला, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr के लिए, और हमको डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां करवाना है, इंफिनिटी से कैपिटल R तक। हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। नाउ इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ dw दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ gm इंटू dr बाई r स्क्वायर। कि पहले कहां पे थे हम लोग, इंफिनिटी पे थे, बाद में कहां पे आ गए, कैपिटल R पे आ गए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw दिस इज इक्वल टू gm को बाहर निकाल दिए, dr बाई r का r स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम इंफिनिटी टू r, dw का इंटीग्रेशन w इनटू gm इनटू dr बाई r का इंटीग्रेशन आपको बताया गया है -1 बाई r होता है, कहां से कहां तक, इंफिनिटी से कैपिटल R तक। तो W इक्वल हो जाएगा -gm इनटू, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, है ना, स्मॉल r की जगह अपर लिमिट, मतलब -1 बाई r माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, मतलब कितना, -1 बाई इंफिनिटी, ठीक है। 1 बाई इंफिनिटी 0 हो जाएगा, -1 बाई इंफिनिटी 0 हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू आ जाएगा -gm बाई R, और इसी चीज को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। दिस इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, दिस इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। इसको आप लोग तुरंत कॉपी भी कर लेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डूइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। यही क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं हम लोग।
देखिए बच्चे लोग पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन समझिए क्या होता है ना। सिंपल हार्मोनिक मोशन, मान लीजिए कि ये फिक्स सरफेस है, ठीक है। इस फिक्स सरफेस से हम लोग स्प्रिंग जोड़ दिए हैं इस तरह से, एक एंड स्प्रिंग का यहाँ पे फिक्स्ड है और दूसरा एंड इस मास पे लगा हुआ है। ये अभी नॉर्मल पोजीशन है जिसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं बच्चों? मीन पोजीशन, ठीक है। हुआ क्या, हम इस मास को खींच के यहां से इधर ले आए, इस मास को खींच के जाके यहां से इधर ले आए, ठीक है। और हम इसको यहां लाने के बाद छोड़ दिए। जब हम छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये मास यहां से यहां आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर इधर जाएगा। मतलब ये मीन पोजीशन के अबाउट आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होता रहेगा ना। अगर कोई भी बॉडी किसी मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन में है, मतलब आगे पीछे हो रहा है और स्ट्रेट लाइन में, कैसे बाबू? स्ट्रेट लाइन, याद रखना है। अगर कोई बॉडी किसी मीन पोजीशन के अबाउट आगे पीछे मूव करता है स्ट्रेट लाइन में, तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बोलते हैं इस तरह के मोशन को हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन समझ में आ गया। अब हमको बोला गया है कि बताइए डिस्प्लेसमेंट के लिए और वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ठीक है। बहुत ही आसान है, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है बच्चे लोग। सबसे पहले देखिए एक सर्कल बनाते हैं हम, ठीक है ना। ये एक सर्कल है और इस सर्कल का ये डायमीटर है। क्या है ये? डायमीटर है। और एक ये भी डायमीटर है, दो डायमीटर मान लीजिए, है ना। अब देखिए, है ना, यहां पे एक बॉडी था, ये बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रहा था। जब ये बॉडी यहां से यहां पहुंचा ना, तो हम इस डायमीटर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए। या पहले यहीं से देखिए, यहां पे था तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, इसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं इसको? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। जब ये यहां से आया तो यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए और फुट ऑफ परपेंडिकुलर अब यहां से मूव करके यहां आ गया। जब ये बॉडी यहां पहुंचा तो फिर से हम एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप किए और अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां से यहां गया, फिर यहां आया, फिर ये इधर, फिर जब बॉडी इधर आएगा घूम के, फिर से यहां से इस डायमीटर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां आ जाएगा। फिर यहां से फिर ड्रॉप करेंगे तो फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां आ जाएगा। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां आएगा और फिर जब ये बॉडी नीचे आने लगेगा तो वो नीचे आएगा और फिर ये ऊपर चला जाएगा। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मोशन कैसा है? इस मीन पोजीशन के अबाउट स्ट्रेट लाइन में है ना, ठीक है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मोशन ये कैसा है? इस मीन पोजीशन के अबाउट स्ट्रेट लाइन में है, मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। इतना चीज आप लोगों को समझ में आया। अब हम लोग इसी चीज को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा आसान करते हैं। ये आपको समझाने के लिए था कि ये इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर का भी जो मोशन होता है, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है, तो उसके सरकमफ्रेंस से अगर हम लोग किसी भी डायमीटर पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो हमेशा सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगा, ठीक है। चलिए ये वाला लाइन जो है, ये डायमीटर, ये मीन पोजीशन है। मान लेते हैं यहां से किसी फेज एंगल फाई पे एक पार्टिकल है एट टाइम t इक्वल टू 0। अब क्या हुआ, टाइम बढ़ने लगा तो ये पार्टिकल यहां से मूव करके किसी टाइम t इक्वल टू t पे यहां पहुंच गया, तो इसने कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है बाबू? थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना बच्चों? थीटा है, ठीक है। हुआ क्या कि जब ये पार्टिकल यहां पे था तो हम यहां से एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए। ये क्या है? ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। इसको O बोल देते हैं, इसको P बोल देते हैं, इसको N बोल देते हैं, ठीक है। आपको पता है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मोशन कैसा होता है? सिंपल हार्मोनिक। मतलब ये अभी मीन पोजीशन से कुछ डिस्प्लेसमेंट पे आ गया है। मान लेते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों? y है। हमको यही डिस्प्लेसमेंट y क्या करना है? पता लगाना है कि ये y का वैल्यू कितना होगा। पहला क्वेश्चन हमको यही बोला गया है कि डिस्प्लेसमेंट बताइए। अब देखिए ये एंगल फाई है, ये एंगल थीटा है, तो दोनों को मिलाकर थीटा प्लस फाई हो जाएगा। अगर आप गौर से देखेंगे तो अल्टरनेट एंगल से ये भी जो है, ये भी कितना हो जाएगा? थीटा प्लस फाई हो जाएगा ना।
ऑल्टरनेट एंगल से जितना ये थीटा प्लस फाइव है उतना ये भी हो जाएगा थीटा प्लस फाइव। मान लेते हैं कि सर्कल का जो रेडियस है ये कितना है बच्चों, a है। सर्कल का रेडियस कितना है, a है। और ये जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा है। एंगुलर वेलोसिटी कितनी है बच्चों, ओमेगा। तो अगर हमसे पूछा जाए y, तो हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एट एनी टाइम t, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एट एनी टाइम t, ठीक है। अगर पूछा जाए ओमेगा क्या है तो हम क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दोनों चीज क्या है, सेम है। हमसे पूछा जाए a क्या है तो क्या बोलेंगे, रेडियस है ऑफ सर्कुलर पाथ, और यही रेडियस आगे चल के क्या बनेगा, एम्पलीट्यूड बन जाएगा। क्या बनेगा, एम्पलीट्यूड। अगर हमसे पूछा जाए फाई क्या है तो हम क्या बोलेंगे, फाई को फेज एंगल बोलेंगे। क्या बोल देंगे, फेज एंगल। अगर हमसे पूछ दिया जाए कि थीटा क्या है तो क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखिए आप लोग ध्यान से देखेंगे एक बार, फ्रॉम ट्रायंगल OPN, फ्रॉम ट्रायंगल OPN, ट्रायंगल OPN से देखिए अगर हम आपसे पूछ दे कि बाबू साइन थीटा प्लस फाई का वैल्यू क्या होगा तो आप क्या बोलेंगे, सर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब OP बाई ON। तो OP इक्वल टू कितना हो जाएगा, OP हो जाएगा ON साइन थीटा प्लस फाइव। OP का वैल्यू कितना है बच्चों, OP का वैल्यू है y, तो ये हो गया y। ON का वैल्यू कितना है, ON रेडियस है, मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, a इंटू साइन थीटा प्लस फाइव, इसको बोल दिए 1, ठीक है। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो थीटा क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी। थीटा का वैल्यू 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ थीटा इन 1, तो हमको क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5। ये हमारा एक्सप्रेशन निकल गया फॉर डिस्प्लेसमेंट। ये किसके लिए एक्सप्रेशन है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसके बाद b में हम लोग निकालेंगे वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन। किसके लिए, वेलोसिटी। तो हम जानते हैं वेलोसिटी क्या होता है, dy बाई dt, हाँ या ना, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमको वेलोसिटी देता है। तो वेलोसिटी क्या होता है, dy बाई dt। y का वैल्यू हमको पता है, यहां से लगा देंगे, तो v इक्वल टू d बाई dt ऑफ y की जगह क्या लिखेंगे, a साइन ओमेगा t प्लस 5, ठीक है। a को बाहर निकाल लीजिए, v इक्वल टू a इंटू d बाई dt ऑफ साइन ओमेगा t प्लस 5। क्या आ जाएगा, v इक्वल टू a इंटू इसका डिफरेंशिएशन साइन का क्या होता है, cos ओमेगा t प्लस 5, और t से पहले कांस्टेंट कितना है, ओमेगा, तो हम लगा दिए ओमेगा। तो v इक्वल टू a इंटू ओमेगा। अच्छा, cos ओमेगा t प्लस 5 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5 लिख सकते हैं ना। cos थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, वही वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे क्या किए हैं, लगा दिए हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू a इंटू ओमेगा इंटू अंडर रूट 1 माइनस, देखिए तो साइन ओमेगा t प्लस 5 का वैल्यू कितना होगा, y बाई a होगा। साइन ओमेगा t प्लस 5 का वैल्यू y बाई a, तो साइन ओमेगा t प्लस 5 का वैल्यू y बाई a लगा देते हैं, इसका होल स्क्वायर। अब ये क्या मिलेगा हमको, v इक्वल टू a इंटू ओमेगा इंटू अंडर रूट, एलसीएम ले लीजिए, a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। a स्क्वायर और a स्क्वायर रूट है, निकल जाएगा बाहर, हमको मिल जाएगा v इज इक्वल टू a ओमेगा इंटू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई a और एक कट गया, v इक्वल टू कितना आ गया, ओमेगा इंटू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन हो गया किसके लिए, वेलोसिटी के लिए। इतना बना देंगे आप लोग को क्या मिलेगा, 5 नंबर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग आते हैं अपने सेट 1 के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। सेट 1 का लास्ट क्वेश्चन क्या है, 19।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, ठीक है ना। देखिए कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 19, है ना। देखिए बाबू पहला क्वेश्चन बोला है डिफाइन मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 19 का ए है, डिफाइन कीजिए मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आइए समझते क्या है, समझते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है ना। मान लीजिए बच्चे लोग, यहां पे 1 मोल गैस है या कोई भी सब्सटेंस है। 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, ठीक है ना। 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, तो आपको क्या करना होगा, हीट देना होगा, है कि नहीं। मान लीजिए कितना हीट दिए, सी। 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितना भी हीट देंगे, इसी हीट को हम क्या बोलेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या बोलेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना। तो लिखेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लिखेंगे द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, required to raise the temperature of 1 mole of substance, 1 mole of substance by 1 degree Celsius, by 1 degree Celsius, by 1 degree Celsius is known as molar specific heat capacity, is known as molar specific heat capacity। बच्चों ये 2 तरह का होता है, ठीक है ना। एक को हम बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी at constant pressure, at constant pressure, ठीक है। और दूसरे को बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। 2 होता है। तो देखिए जब कांस्टेंट प्रेशर रहेगा ना, तो हम इसको डिनोट करते हैं सीपी से। किससे डिनोट करते हैं, सीपी से। और जब कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा ना, तो हम इसको डिनोट करते हैं किससे, सीवी से। कांस्टेंट प्रेशर को डिनोट करते हैं सीपी से और कांस्टेंट वॉल्यूम को डिनोट करते हैं किससे, सीवी से, ठीक है। अब देखिए क्या है कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब प्रेशर का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, तब 1 मोल गैस को, गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो भी हीट देंगे, तो इसको हम बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर प्रेशर हम कांस्टेंट रखें, मतलब इस प्रेशर का वैल्यू चेंज ना हो, तब उस केस में 1 मोल गैस का या 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए, ठीक है, 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो भी हीट देंगे, उस हीट को क्या बोलेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसी तरह से दूसरा आता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए, मतलब वॉल्यूम चेंज ना करे, तब 1 मोल गैस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हम जो भी हीट देंगे, ठीक है ना, कितने डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस से, इसको क्या बोलेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब प्रेशर कांस्टेंट तो कांस्टेंट प्रेशर, जब वॉल्यूम कांस्टेंट तो कांस्टेंट वॉल्यूम लिखते हैं, ठीक है ना। ये चीज तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका क्वेश्चन 2 है कि डिफाइन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है। देखिए बच्चों, मान लेते हैं कि ये पिस्टन एंड सिलेंडर अरेंजमेंट है। ये सिलेंडर और ये पिस्टन है और यहाँ पे गैस है। क्या है यहाँ पे, इसके अंदर गैस भरा हुआ है, ठीक है। अब हुआ क्या कि हम इस सिस्टम को हीट देना स्टार्ट किए, ठीक है। मान लीजिए हम इस सिस्टम को dq अमाउंट ऑफ हीट दिए। कितना हीट दिए, dq अमाउंट ऑफ हीट दिए। जब हम इस सिस्टम को हीट देंगे तो क्या होगा, आप खुद बता सकते हैं। आपको पता है कि हम किसी को हीट देते हैं तो पहले उसका टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब पहले यहाँ पे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर है मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब क्या बढ़ रहा है बाबू, इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है, ठीक है। टेम्परेचर जितना बढ़ता है उसी हिसाब से इंटरनल एनर्जी बढ़ता है। अगर टेम्परेचर का इंक्रीज इक्वल अमाउंट में है तो इंटरनल एनर्जी भी इक्वल अमाउंट में इंक्रीज
करेगा। ठीक है, सुनेंगे, अगर यहां पे हम हीट दिए तो हीट क्या किया, इस गैस को गर्म किया, मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया मतलब इसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज किया। ठीक है, इसके बाद गैस का काम क्या है, एक्सपैंड होना। गैस हीट होगा तो क्या होगा, एक्सपैंड होगा, फैलेगा, और जब ये फैलेगा तो इस पिस्टन को ऊपर लेके जाएगा, और जैसे ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो आप लोगों को मैंने बताया है पिस्टन का मूवमेंट होगा, मतलब यहाँ पे वर्क होगा, मतलब ये गैस के वजह से अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क डन भी हो रहा है। तो जब भी हम हीट देंगे तो ये दो काम करेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा और क्या करेगा, वर्क डन करेगा। यही बात हम लोगों को कौन बोला, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, इसने बोला कि हम जो भी हीट देते हैं उसका कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है और कुछ पार्ट क्या करता है, वर्क डन होता है अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस। ठीक है, तो लिखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लिखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लिखेंगे इसमें लिखेंगे it states that if dq amount of heat is given to the system, if dq amount of heat is given to the system, if dq amount of heat is given to the system, then some part of heat is used in increasing internal energy, then some part of heat is used in increasing internal energy, then some part of heat is used in increasing internal energy, and remaining heat is used in doing work, and remaining heat is used in doing work, and remaining heat is used in doing work। ठीक है, देखिए बाबू, अगर ये डेफिनेशन याद रहा तो ठीक है, नहीं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, याद होगा वो वाला, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। लिख के चले आइएगा इसको, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, ये कोई नया लॉ नहीं है, ये क्या है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है। क्या है ये, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बोलता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अगर ये याद होगा यही लिख दीजिएगा, है ना, परेशान नहीं होना, ज्यादा नंबर मिलेगा उसमें भी। तो क्वेश्चन नंबर बी भी हो गया इसका। अब हम लोग सी देखेंगे, और सी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सी वाला जो है ये दो सेट में ये क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, ये जो सी का जो है ये क्या हुआ है, दो सेट में ये क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है ना, हमको बोलता है डेराइव रिलेशन Cp माइनस Cv इक्वल टू R। Cp क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और R क्या है, गैस कांस्टेंट। हमको इन तीनों में क्या करना है बच्चों, रिलेशन बनाना है। ठीक है ना, चलिए आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं केस वन। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक सिलेंडर है और यहां पे हम लोग एक पिस्टन लगा के रखते हैं, इसमें n मोल ऑफ गैस दिया है हम लोगों ने, और हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक स्टॉपर लगा दिए हैं। स्टॉपर का काम क्या है कि ये पिस्टन को ऊपर जाने नहीं देगा। ठीक है ना, और अब हम यहाँ से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, अब एक बात बताइए कि अगर ऐसा हो कि हम यहां से हीट प्रोवाइड करें और ये स्टॉपर इसको ऊपर जाने नहीं दे, तो क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा, है कि नहीं, क्या होगा, सिर्फ गैस का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, यही होगा। ठीक है ना, गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वहां पे क्या होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, और अगर ये पिस्टन ऊपर मूव नहीं कर रहा है तो वहां पे वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं हमने हीट दिया जिसके वजह से टेम्परेचर dt अमाउंट में राइज किया, और इंटरनल एनर्जी कैसे, कितना, du अमाउंट में राइज कर गया। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे लेट, और ये क्या है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, Cv। तो हम लिखेंगे लेट dq अमाउंट ऑफ हीट is given to the gas at constant volume, due to which its temperature is increased by dt, and internal energy by du। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर आपसे पूछे कि भाई बताइए अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड,
अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, हमने कितना हीट सप्लाई किया है, मतलब dQ का वैल्यू, तो आप क्या बोलेंगे NCV इंटू dt। और यहां पे अगर आपसे पूछे वर्क डन कितना होगा तो आप कितना बोलेंगे 0। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हमको पता है dQ इक्वल टू क्या होता है du प्लस dw। dQ बोले तो कितना NCV इंटू dt, du बोले तो du प्लस वर्क डन बोले तो 0, तो du इक्वल टू कितना आ गया बाबू NCV dt आ गया। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। जस्ट इसी तरह से अब हम लोग केस 2 देखेंगे। केस 2 इस बार क्या है, सेम पिस्टन एंड सिलेंडर अरेंजमेंट ले रहे हैं, n मोल गैस ले लिए हैं, ठीक है। और अब हम लोग यहां से हीट देना स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों, हीट देना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब जब हम लोग हीट देंगे ना, मान लीजिए dQ डैश अमाउंट ऑफ हीट दिए, तो अब ये हीट दो काम करेगा। एक तो इस गैस का टेम्परेचर भी बढ़ाएगा और दूसरा क्या करेगा, इस पिस्टन को ऊपर भी लेके जाएगा, क्योंकि अब इसको कोई रोकने वाला नहीं है। मतलब यहाँ पे इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगा और वर्क डन भी होगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि जब dQ डैश हीट दिए तो टेम्परेचर कितने से बढ़ गया, dt से बढ़ गया, और इंटरनल एनर्जी कितने से बढ़ गया, du डैश से बढ़ गया, और वर्क डन कितना हो गया, dW हो गया, ठीक है। तो लेट इसका मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर कितना है बाबू, Cp है। यहाँ Cv को क्या बोलते हैं, Cv को क्या बोलते हैं हम लोग, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। और यहां पे Cp को क्या बोलते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हम लिखेंगे लेट dQ dash amount of heat is given to the gas at constant pressure, ठीक है, due to which its temperature is increased by dt and internal energy by du dash। तो अगर हमसे पूछा जाए यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड कितना होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड। तो आप क्या बोले हैं, dQ डैश। तो dQ डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, NCP dt, ठीक है ना। जहां पे Cp क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो हीट सप्लाई कितना हो गया, dQ डैश इक्वल टू NCP dt। वर्क डन आप लोग हमेशा कितना बोले हैं, P इंटू dV। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम क्या बोलेंगे, dQ डैश इक्वल टू du डैश प्लस dW। dQ डैश का वैल्यू कितना, NCP dt इक्वल टू du डैश प्लस वर्क डन कितना, PdV को इधर ले आइए, तो मिलेगा du डैश इक्वल टू NCP इंटू dt माइनस PdV। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोल दिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इधर वाले को हम लोग अब मिटाते हैं, ठीक है। अब बन जाएगा तुरंत, टेंशन नहीं लेना है। देखिए बाबू, पहला केस हो या दूसरा केस हो, दोनों केस में टेम्परेचर तो dt से इंक्रीज किया है या ना। दोनों केस में टेम्परेचर क्या हुआ है, dt से इंक्रीज किया है। और अगर टेम्परेचर dt से इंक्रीज किया मतलब दोनों केस में इंटरनल एनर्जी सेम होगा, हाँ या ना। तो हम लोग वही चीज लिखेंगे, सिंस टेम्परेचर इन बोथ द केस is increased by
same amount, hence internal energy will always also be same, hence internal energy will also be same, मतलब du dash is equal to du, यही बोलेंगे ना हम लोग। du dash का वैल्यू कितना है, n cp dt माइनस p dv, और du का वैल्यू कितना है, n cv into dt। n cv dt को इधर ले आइए, p dv को उधर कर दीजिएगा, क्या मिलेगा, n cp dt माइनस n cv dt इक्वल टू p into dv। n कॉमन, dt कॉमन ले लीजिए, तो n into cp माइनस cv into dt इक्वल टू कितना, p into dv। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3। हम लोग जानते हैं, we know that PV इक्वल टू क्या होता है, nRT। हम करेंगे क्या, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमको मिल जाएगा d बाई dt ऑफ t के रेस्पेक्ट में क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर दोनों केस में चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो d बाई dt ऑफ PV इक्वल टू d बाई dt ऑफ nRT। तो ये क्या, p कांस्टेंट है ना, यहाँ पे दूसरे प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट ही है ना दूसरे में, तो p को बाहर निकाल दिए, dv बाई dt दिस इक्वल टू nr को बाहर निकाल दिए, dt बाई dt, ठीक है। तो ये हमको मिल गया p dv बाई dt दिस इक्वल टू nr, dt बाई dt का वैल्यू 1। तो हमको p इंटू dv कितना मिल गया, इसको इधर कर दीजिए, nr इंटू dt, इसको बोल दिए इक्वेशन नंबर 4। तो ये भी p dv है, वो भी p dv है, तो फ्रॉम 3 and 4 हम क्या लिख सकते हैं, n cp माइनस cv इंटू dt इक्वल टू nr इंटू dt। dt और dt कट गया, n और n कट गया, क्या मिला, cp माइनस cv इज इक्वल टू r, ठीक है, cp माइनस cv इज इक्वल टू r। और यही चीज हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांसेस है, दो सेट में ये दिया गया है। इसी के साथ हमारा सेट 1 हो गया कंप्लीट, ठीक है। हम लोग अगला जब वीडियो आएगा तो अगले वीडियो में हम लोग सेट 2 बनाएंगे, ठीक है ना, और उसको सॉल्व करेंगे। आप लोग प्लीज मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करते जाएं, अलग कॉपी में, किसी भी कॉपी में बनाइए इसको, ठीक है, और इसको पढ़ के ही जाना है एग्जाम के दौरान, ठीक है ना। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे आगे की तरफ फैलाइए, समझ गए बात, ठीक है ना। और आपका जो भी कमेंट्स है, अच्छा अगर कुछ लगता है तो अच्छा बताइए, बुरा कुछ लगता है, कुछ चेंज होना चाहिए तो उसके बारे में बताइए, हम लोग उसे भी चेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग आज का क्लास यहाँ पे करते हैं ओवर। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे मेरे प्यारे बच्चों।